नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। और इस पूरे ज्ञान बाग परिवार की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग इस ज्ञान बाग के इस वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं। और हर दिन कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी हो ही रही है, जो कि आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं था। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग ज्ञान बाग के जो पाठ में लेके आए हैं वह है वर्ग 10 रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोग जो पीछे अति लघुतरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा था, इसमें अब आज हम लोग देखेंगे लघुतरीय प्रश्न। इसको भी अभी जो इसमें भी इसका जो आंसर भी है वो बहुत ही आसान भाषाओं में बनाया गया है, जो कि आप लोगों को एक दो बार पढ़ने के बाद स्वतः प्रश्न सामने आने के बाद स्वतः इसका आंसर आप लोगों को जहन में आ जाएगा और आप लोग आसानी के साथ इसका लिख सकते हैं। तो आज हम लोग लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे रसायन शास्त्र का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पाठ से। लघुतरीय प्रश्न का जो प्रथम प्रश्न है वह है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो समीकरण के बारे में हम लोग जान गए थे कि जब दो चीज़ को मिलाते हैं और एक सही उत्पाद हम लोग के पास प्राप्त हो जाता है तो यह समीकरण कहलाता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अल्प पदार्थ के साथ, अकेले भी हो सकता है या अल्प पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न वाले गुण पदार्थों का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2KClO3 को हम प्रतिक्रिया करेंगे तो इसमें से 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का 3 भाग इसमें से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित से ही हम लोग के समझ में आता है कि जब संतुलित का मतलब होता है कि बैलेंस, तो दोनों तरफ बराबर में आ जाएगा तब वो संतुलित हो जाएगा। अगर हम तराजू लेते हैं तो दोनों तरफ अगर एक तरफ किलो रखे हैं, एक तरफ जो भी सामान हमको लेना है वह उसके बराबर में आ गया तो संतुलन हो जाता है। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वैसे समीकरण को संतुलन कहा जाता है। अगर बाएं तरफ मेरा जो भी अभिकारक है और उसका जो प्रतिफल दाहिनी तरफ आ रहा है उसका जो भी है वह सेम होना चाहिए, संख्या जो सेम हो चाहिए। अगर इधर हम हाइड्रोजन का 2 भाग ले रहे हैं तो उधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 भाग ही होगा। ऑक्सीजन 1 ले रहे हैं तो 1 ही होगा। ऑक्सीजन 4 ले रहे हैं तो इधर भी क्या होगा, दाहिनी तरफ भी 4 ही होगा, तब वह संतुलन समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलन क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलन क्यों किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, उसमें न ही आता है और न ही उससे जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान रहती है। इस कारण हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले 3 सूचनाओं को लिखें। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्न है। पहला आणविक सूचना, दूसरा है गुणात्मक सूचना और तीसरा है आयतनिक सूचना। तो पहला हम लोग आणविक सूचना के बारे में देखते हैं। रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है कि अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों के कितने कितने अणु आपस में संयोग कर उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं। गुणात्मक, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम का पता चलता है। आयतनिक सूचना, इससे अभिकारक में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादकों के बारे में हमें मालूम चलता है, जिसमें कौन कौन सा चीज़ भाग ले रहा है और कौन कौन सा चीज़ भाग नहीं ले रहा है। अब अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। रासायनिक समीकरण के निम्न फायदे हैं। इससे समय एवं कागज की बचत होती है। रासायनिक समीकरण की वजह से प्रतिफल को एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों और द्रव्यमानों की गणना ठीक से की जा सकती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बार बार अगर जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम लोग बनाएंगे। अगर बिना समीकरण के हम बनाते हैं तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए या कम भी हो जाए। तो इस स्थिति में यह जो समीकरण है यह फायदेमंद होता है। सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, अतः रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन, अभिकारकों के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस एवं अवक्षेपों की जानकारी किस प्रकार की जाती है? यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है, तो समीकरण के गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह जो लगेगा वह ऊपर की तरफ चिन्ह लगेगा। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल अपेक्षित के रूप में पृथक होता है, तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद अगर कहीं पे डाउन होता है तो नीचे की तरफ हम लोग तीर लगाएंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजी संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। ऑक्सीजन अपकारण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपकारण अभिक्रिया क्या है? यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकारक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अपकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित किसी अपक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है। ठोस अलग पृथक करना मतलब अलग होता है। ऐसी अभिक्रिया अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अपक्षेप कहलाते हैं। जो उससे अलग होगा वह क्या होगा? अपक्षेप कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाले अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। पहला है ऑक्सीकरण अपकरण, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 को अगर O3 के साथ अगर हम अभिक्रिया O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? CO2 हमें प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अपकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होता है। अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिससे किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे 2H2O + O2 को मिलाएंगे तो 2H2O होगा, जल का 2 भाग मिल जाएगा। खाद्य पदार्थ का दूषित होना, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उससे उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका गंध और स्वाद अहिप्रिय हो जाता है। इसे दूषित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट में अगर लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाएगा? लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है लोहा। इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है और फेरस सल्फेट बनाने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग के कॉपर की परत जमा हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है? दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है। बिना हवा के दहन कहीं पर भी नहीं जल सकता है। हवा दहन का पोषक होता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है। चूंकि हवा दहन का पोषक है, इस कारण इसकी अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जलता है। क्या बिना ज्वाला उत्पन्न किए किसी पदार्थ को जला सकता है? बिना ज्वाला उत्पन्न किए किसी पदार्थ का जल सकता है, किंतु इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है। जैसे पेपर में अगर हम आग लगाते हैं तो लौ बंद होने के बाद ही पेपर धीरे धीरे कुछ दूर तक जलेगा, उसके बाद
वह बंद हो जाता है, तो पूरा दहन नहीं हो पाता है और इसमें ईंधन जो ऊष्मा है वह भी उसकी भी मात्रा कम होती है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। इस कारण ईंधन के अपूर्ण दहन से इसका वाष्प बिना जले कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, तो जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। अब है अगला क्वेश्चन है, ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कुछ भी हो जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करेगा, किंतु वे भी ठोस और द्रव ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं, जैसे केरोसिन एक द्रव है जो गर्म करने पर वाष्प देता है, इसी तरह मोमबत्ती एक ठोस ईंधन है जो गर्म करने पर वाष्प बनता है। तो इस तरह से आज हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ का लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ है। आगे हम लोग इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लेकर के आएंगे और जो भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सब भी आप लोगों के पास में पहुंचेगा वीडियो के माध्यम से। और जो एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर आप लोगों को प्रत्येक विषय का गेस क्वेश्चन मिलेगा जो कि संभावित रहेगा कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे। तो इस तरह से आज का यह वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।